गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में एंड कंपटीशन में तो आता ही आता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मलिटी। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप ये देखो कि नॉर्मलिटी होता क्या है, जिसको हम लोग क्या करते हैं पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो नॉर्मलिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute which is dissolved या प्रेजेंट बोल दो, which is dissolved in 1 liter of solution। ध्यान से सुने प्यारे बच्चों, हमने कैसे डिफाइन किया इसको? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसका ग्राम इक्विवेलेंट लेना है? सॉल्यूट का, जो किसमें प्रेजेंट है, विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सपोज दैट कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है? इसमें आपने क्या किया बच्चे? इसमें हमारे पास सबसे पहले आप देखिए, इसमें हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया हमने? वाटर ले लिया। ओके, ये मेरा क्या है? वाटर है। वेरी गुड। इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें डाल दिया, सपोज दैट आपने NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, जो किसके तरह बिहेव करेगा बताओ? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। और वाटर किसके तरह बिहेव करेगा? ये तो आपको पता ही है, ये हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, नाउ लिसन। अब जब ये दोनों मिक्स होगा तो क्या बनाएगा बच्चे? यहाँ पर क्या बनाएगा? ये मेरा कहलाएगा सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बच्चे? सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आपका कितना है? 1 लीटर है। कितना ये सॉल्यूशन? 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारा। क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास जो ये सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है NaOH, इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट इस 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? इस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में NaOH का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है? जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी कहते हैं। फिर से सुनो, आपके पास सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका हमें क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को नॉर्मलिटी कहते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूं और सॉल्यूशन को 1 लीटर ही रहने दूं तो फिर नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो चलिए अब इसी को हम लोग को डिफाइन करना है, नॉर्मलिटी को समझना है। तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बताइए? मैथमेटिकली नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करें हम? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से किसको डिनोट करते हैं? नॉर्मलिटी को। इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे आप? लीटर में लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? ये तो वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर ml में दिया तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट्स? बट प्रॉब्लम ये आती है सर कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें? ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट करें? इसकी प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये सिखाता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी ध्यान से देखना, अभी हम लोग किसको देखने जा रहे हैं बच्चे? कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से देखें,
कैलकुलेशन ऑफ किसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का, और वो वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में दिया हुआ रहेगा, आपको ग्राम में जनरली दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट वेट या मास बोल दो, इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट मास बोल दो, कोई कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट मास से क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास किसका, ऑफ सॉल्यूट। उस सॉल्यूट का क्या निकाल लेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। अब बात आती है कि सर अगर आप ये निकाल लेते हो, तो क्या निकल गया आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। बट फिर से प्रॉब्लम आ गई कि सर ये गिवन मास, ये जो आपका गिवन मास, इधर देखो, ये जो गिवन मास है ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या होगा प्यारे बच्चों, दिया हुआ रहेगा, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉब्लम आती कि सर अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर इक्विवेलेंट मास आप निकाल लेते हो तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फिर ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू वहाँ पुट के नॉर्मेलिटी निकल जाएगा हमारा। तो अब आप देखें कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से देखें। अब ये इक्विवेलेंट वेट किसका किसका निकाल सकते हैं हम लोग, एसिड का भी निकाल सकते हैं, बेस का भी निकाल सकते हैं, सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो हमारा क्या हो जाए, एसिड हो जाए, या क्या हो जाए हमारा बेस, या फिर क्या हो जाए हमारा सॉल्ट। तो ये जो हमारा सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो अगर मैं एसिड बेस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल लूं, मतलब जो सॉल्यूट होगा आपका, मे बी एसिड, मे बी बेस, मे बी सॉल्ट, कुछ भी दिया रहेगा आपको, उसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग बनाते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना हमें। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए आपके पास क्या है, HCl है, और इसका क्या निकालना है, ये तो एसिड है ना, और इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना। तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल में कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है बताओ, HCl का, HCl का। कैसे निकालेंगे, इसका निकालते हैं हम लोग मोलर मास, जिसका निकाल रहे हैं उसका मोलर मास ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एसिड के केस में लेते हैं बेसिसिटी। क्या लेते हैं यहाँ पर, बेसिसिटी। क्या लेते हैं, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है प्यारे बच्चों, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कैसे लिखते हो, रिप्लेसेबल, ठीक है, देख लेना, रिप्लेसेबल H+ आयन। आपको पता है कि एसिड क्या देता है, H+ देता है। तो कितना आयन वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, कितना आयन को वो, कितना हाइड्रोजन आयन को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसी को बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी मतलब बेस मत समझ लेना, बेसिसिटी मतलब कितना H+ वो एसिड
रिलीज करेगा, कितना H प्लस आयन वो रिलीज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। तो बताइए HCl जब टूटता है तो क्या देता है, एक H प्लस देगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकालूं, क्या निकालूं मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं बताओ, HCl का, HCl का। तो क्या होगा, मोलर मास कितना होगा 1 प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाई कितना बेसिसिटी होगा उसका, कितना H प्लस रिलीज करेगा, तो 1, कितना हो गया इसका बताओ 36.5। यही हो गया इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड HCl। क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं, मान लीजिए H2SO4 का निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर मोलर मास लिखेंगे बच्चे, वही होता है ना मोलर मास बाई क्या होता है बेसिसिटी, क्या होता है बच्चे बेसिसिटी। और शॉर्ट फॉर्म में आप बेसिसिटी को क्या कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं एन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं इसको हम लोग एन फैक्टर भी कह सकते हैं। बेसिसिटी को आप एन फैक्टर बोल दो, ठीक है। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी बेसिसिटी कुछ भी बोल, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिसिटी हो गया, तो मैं यहाँ पर अब चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं एन फैक्टर, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एन फैक्टर लिख रहा हूँ। अब वही बात है कितना H प्लस आयन रिलीज करेगा उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो बताइए कितना होगा, मोलर मास कितना होगा 2 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइडेड बाई कितना H प्लस रिलीज करेगा 2। क्लियर हो रहा है, कितना हो गया ये 98/2 कितना हो गया 49। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं किसका, किसका निकाल रहे हैं बताइए H3PO4 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना लिखेंगे इसका कितना मास निकालेंगे बताइए। यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास कितना हो गया बताओ 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है 15 अप्रॉक्सीमेटली 31 ले लो 30 ले लो जो भी 30 ले लो आप, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई, अब H3PO4 कितना H प्लस रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आ जाता है H3PO4 का। देखो कितना होगा यहाँ पर, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी देख लें। P यहाँ पर डालेंगे, कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। कितना ऑक्सीजन बच गया 3, एक तो लग चुका है ना 3 बचा, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, कितने हाइड्रोजन है 3 है, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दें आप, इसके साथ किसको जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस बन के, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस बन के। क्लियर हो रहा है, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस बन के, कितने H प्लस निकले 3। तो यहाँ पर वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो यही हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। अब आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ, याद रखना बच्चे इक्विवेलेंट मास निकालने किसका H3PO3 का, ये भी हमारा एसिड ही है। तो क्या लिखेंगे बताइए, मोलर मास कितना हो जाएगा 3 प्लस 30 प्लस 64 64 नहीं होगा, कितना होगा 48 होगा, यहाँ पर कितना होगा 48 डिवाइडेड बाई, अब कितना H प्लस रिलीज करता है यहाँ पर। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉस्फोरस सबसे पहले डबल बॉन्ड O लगाएंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड O लगाएंगे। अब आइए कितने ऑक्सीजन बच गए, एक तो लग चुका है 2 ही बचा है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लग गया। क्लियर है, बताओ अब यहाँ पर कितने H प्लस है, कितने हाइड्रोजन है 3, तो एक H प्लस इसके साथ लगेगा, एक H प्लस इसके साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। क्लियर हो गया, अब कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे 2 ही हाइड्रोजन रिलीज होगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस नहीं निकलेगा तो कितने H प्लस निकले 2। बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देखेगा और यहाँ पे 3 मेंशन कर देगा, वो गलत है। तो H3PO3 में बेसिसिटी कितना होता है 2, H3PO3 में एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। बच्चे याद रखना, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ देगा आपसे। तो इस तरह से क्या निकाल लेंगे, इसका हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेंगे। ओके, एक और देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है।
क्या देखते हैं हम लोग बताइए, इक्विवेलेंट मास देख रहे हैं किसका, एक और होता है हमारे पास इसी फॉस्फोरस का ही एसिड, वो क्या है H3PO2। तो क्या लिखेंगे, पहले उसका मोलर मास निकालेंगे। बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 + 30 + कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई, अब कितने हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा वो चेक करना है मुझे। 3 मत लिख देना यहाँ पर, 3 मत मेंशन कर देना यहाँ पर 3, ये गलत हो जाएगा। अब कितने होंगे वो डायग्राम के साथ समझते। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, क्लियर है। अब बताओ कितने ऑक्सीजन है टोटल, 2 है, एक तो लग चुका है तो एक ही ऑक्सीजन बचा, क्लियर हो गया। अब बता दो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन डाल दो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। फॉस्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बनाएगा। देखो हमेशा फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हैं, 5 बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन 5 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो 5 बॉन्ड बना लिया। अब कौन सा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, मतलब एक ही H+ रिलीज हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, 3 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 1। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, यही हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो यह समझ में आ गई मेरी बात। तो ये 3 जो एसिड था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको समझा दिया हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट मास किसका, बेस का। तो वही बात है, सब कुछ वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, इक्विवेलेंट मास किसका निकालने जा रहे हैं बच्चे, किसका निकाल रहे हैं, बेस का। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, बेस का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, वही होगा, फिर वही फॉर्मूला बनेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई, अब ये बेस है तो यहाँ लिख देंगे एसिडिटी। क्या लिखेंगे, एसिडिटी लिखेंगे। मतलब एसिडिटी क्या होता है बच्चे, यहाँ पर देख लें, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी होता है हमारा नंबर ऑफ OH- आयन रिप्लेसेबल। कितना OH, अब बेस है तो बेस क्या देता है, OH देता है, एसिड H+ देता है और बेस OH- देता है। तो बेस कितना OH- आयन देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर भी लिख सकते हैं। हम तो बताया आपको क्या लिख सकते हैं, वहां पर एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो बताइए ये समझ में आ गया, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी समझ में आ गई आपको, नंबर ऑफ OH- आयन रिप्लेसेबल बाय अ बेस। ओके, अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट, ये एग्जांपल है हमारा। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, बताइए ये बेस है हमारा NaOH। क्या लिखेंगे बताइए, मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास बाई एन फैक्टर। बताइए एन फैक्टर क्या है, एसिडिटी, मतलब जितना OH रिप्लेस कर रहा है वो। तो बताइए कितना होगा यहाँ पर, बताइए इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मोलर मास कितना होगा, सोडियम का मास कितना होता है जल्दी बताओ, 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1 डिवाइडेड बाय कितना OH रिलीज करेगा, 1। NaOH टूटेगा तो एक ही देगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट मास हो गया किसका, ऑफ NaOH, कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट मास। अब आ जाओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपको दे दिया ये एग्जांपल सेकेंड हमारा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकाल रहे हैं, MgOH2 का निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला हमारे पास, मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, मोलर मास कितना होगा, Mg का ले लो 24 प्लस ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस हाइड्रोजन 2 है 2 डिवाइडेड बाई कितना OH रिलीज करेगा 2। MgOH2 टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg +2 OH-, तो कितने OH रिलीज किया 2, और यहीं से क्या निकल जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, किसका, सॉल्ट का। तो तुमको पता है कि सॉल्ट जो होता है, सपोज दैट NaCl है, NaCl, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ, Na+
Cl माइनस, तो जितना इसके ऊपर चार्ज उतना इसी के ऊपर भी चार्ज होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, चलिए इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं किसका, हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, सॉल्ट का। तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला है, मोलर मास बाई वैल्यू ऑफ चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, या तो तुम पॉजिटिव चार्ज ले लो या निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इस पे भी +1 और इस पे भी -1, तो कोई एक उसका वैल्यू लेना, चार्ज नहीं लेना, वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना, मतलब 1 2, यहाँ पर कितना है +1 है, लेंगे कितना 1 लेंगे, वैल्यू लेना आपको। ओके, तो हम किसी का भी चार्ज का ले लेंगे, कोई भी एक चार्ज का लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ, किसी का भी ले लो, कैटायन या फिर आप किसका ले सकते हैं, एनायन, किसी का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू यहीं पे समझ लेते हैं क्या होगा, बताइए। आपको दे दिया इक्विवेलेंट, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं हम लोग किसका, ऑफ NaCl। तो क्या निकालेंगे बच्चे बताइए, मोलर मास क्या निकालेंगे, मोलर मास कितना होता है इसका। तो सोडियम का मास हो गया 23, क्लोरीन का मास हो गया 35.5, ओके, डिवाइडेड बाई, अब ये टूटेगा तो क्या देगा, एक Na+ देगा, ये देगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही होगी आपको। चलिए एक और निकाल लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन में चल रहे हैं तो देख लीजिए। अगर आपको कह दिया कि इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, आपको निकालना है MgCl2 का, तो क्या करेंगे बच्चे बताओ, यहाँ पर क्या लेंगे 24 मोलर मास लेंगे ना, 24 प्लस कितना हो जाएगा 35.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन का मास 35.5, 2 है तो कितना हो जाएगा ये 71, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब MgCl2 टूटेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg +2 Cl माइनस, तो इस पर भी टोटल चार्ज कितना है -2, इस पर भी +2, तो यहाँ पर उसका वैल्यू लेना है तो 2 ले लीजिए, किसी का भी वैल्यू ले लो, सब पे तो दोनों अपोजिट चार्जेज आते ही है, तो 2 ले लेंगे। तो इसी तरह से क्या निकल जाएगा, हमारा सॉल्ट का भी इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल, यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास निकल गया, इक्विवेलेंट मास निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुने। इक्विवेलेंट मास निकल गया, ये मैंने सारा आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए सिखाया। जब आपका इक्विवेलेंट मास निकल गया, जब आपका इक्विवेलेंट मास निकल गया तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और ये वैल्यू जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पर पुट करें, उसके बाद आपका नॉर्मेटिव निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू सॉर्ट आउट कर लें। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मलिटी, क्या निकालना है आपको, नॉर्मलिटी निकालना है। फाइंड नॉर्मलिटी इफ यू हैव 80 ग्राम ऑफ NaOH which is present in 500 ml of aqueous solution। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। क्लियर है, क्या आपको 80 ग्राम NaOH दिया हुआ है, 80 ग्राम NaOH दिया हुआ है, जो किसमें प्रेजेंट है 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपको है मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम। ओके, तो क्या मैं अब नॉर्मेटिव में आपको पता है कि नॉर्मेटिव निकालना आपको। अच्छा एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 ml, तो कितना हो जाएगा ये 500 बाई 1000, कितना हो जाएगा ये 0.5 लीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी का इक्वेशन क्या बनता है, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन बनता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसका सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेंगे ये लीटर में लेंगे। तो अब आपको ये तो पता चल गया, ये तो मिल गया ना आपको, ये तो मिल गया आपको, क्लियर है, ये 0.5 लीटर। अब बात आती कि सर ये कैसे निकालें, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। चलो
सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, याद है आपको, याद है क्या होता है, गिवन मास बाई, बताइए, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। भूल गए क्या बच्चे, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। बताइए अब गिवन मास कितना है, अब गिवन मास तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो तो सही, एक सेकेंड, 80 ग्राम, ये तो दिया हुआ है आपको। बात आती है सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं एकदम फटाफट। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दो। इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का, NaOH का ना, तो क्या होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर, पता होना चाहिए आपको, अभी तो बताया मैंने सीधा आपको। तो इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है NaOH का, तो कितना होता है 40 बाई एन फैक्टर कितना है 1, तो कितना हो गया 40 आ गया। तो इसका ये जो 40 आया यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसका, एम आई राइट। तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास कितना है 80, इक्विवेलेंट मास कितना आया आपका 40, कितना आ गया ये 2 आ गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, मतलब आपको ये भी वैल्यू मिल गया, कहाँ गया देखो यहाँ पर, मतलब आपको ये भी वैल्यू मिल गया, ये भी वैल्यू आपको क्या हो गया, मिल गया। कौन सा वैल्यू बच्चे, ये वाला वैल्यू भी मिल गया आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। तो यहाँ पर नॉर्मिटी का वैल्यू पुट कर दीजिए, नॉर्मिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम, और किस में लेते हैं ये लीटर में लेते हैं। बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 2 डिवाइडेड वॉल्यूम कितना आया 0.5, ये यहाँ से चला गया, ऊपर में आ गया 10, ये कट गया, ये आ गया 2, तो नॉर्मिटी कितना आ गया यहाँ पर 4 नॉर्मल। क्लियर हो गया यहाँ से, बहुत ईजी है। थोड़ा सा लगता होगा आपको कि बहुत लेंदी जा रहा है सर, कुछ नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी है। पहले आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट आना चाहिए, अब फटाफट वहाँ से निकाल के तुरंत निकाल सकते हो आप। तो ये हमने निकाल लिया नॉर्मल। अब देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका क्या होगा, आपने लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल, इसी को क्या कहते हैं हम लोग नॉर्मल। और इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। मतलब जो आपका ये जो वैल्यू आया है, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग फॉर नॉर्मल, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, फॉर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ भी लिखें आप, सारी बात एक ही है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बताइए, परहैप्स आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो ये हमने नॉर्मलिटी निकाल लिया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इक्वेशन में कभी कभी आपको क्या हुआ दिया रह सकता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको कभी कभी आपको दिया हुआ रहेगा कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा, वो सॉल्यूशन जो है वो क्या है हमारा सेमी नॉर्मल है। क्या है वो सॉल्यूशन हमारा सेमी नॉर्मल है, इस तरह से आपको दे सकता है वहाँ पर। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूशन इज क्या हुआ दिया हुआ रहेगा आपको, सेमी नॉर्मल। क्या हुआ दिया हुआ रहेगा आपको, सेमी नॉर्मल। एक सेकेंड, सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल के केस में बच्चे, सेमी नॉर्मल के केस में जो हमारा नॉर्मलिटी होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, n/2 भी लिख सकते हैं, n/2 भी लिख सकते हैं। मतलब नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लेंगे आप। अगर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन इज सेमी नॉर्मल, तो n का वैल्यू ऑलरेडी आप कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। मतलब वो सॉल्यूशन जो है उसका नॉर्मलिटी कितना है 2 है। क्लियर आ रही मेरी बात। दूसरी बात देखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन इज बाय नॉर्मल, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इज बाय नॉर्मल, तो यहां पर आप क्या लेंगे n, मतलब यहां पर क्या लेंगे आप 2n लेंगे। क्या लेंगे यहां पर 2n लेंगे। तो मतलब क्या हो गया, नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना लेंगे आप 2। सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना बच्चे, 1/2 होगा, सॉरी बच्चे। तो ये हो गया 2n हो गया, इसको मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 2n। तो नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना लेंगे आप 2 लेंगे।
जब आपको सॉल्यूशन कहेगा कि दिस सॉल्यूशन इज बाय नॉर्मल, देन द नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी 2। ओके, थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, ये सब आपको मिल सकता है, मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल, अगर आपको कहता है कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो सेंटी नॉर्मल है, तो यहाँ पर सेंटी नॉर्मल के केस में नॉर्मिटी का वैल्यू कितना लेंगे, 100, मतलब आप क्या लेंगे यहाँ पर n इक्वल टू 1/10, n इक्वल टू 1/10 लेंगे। एक और देख लीजिए, आपको अगर कभी भी दिया हुआ रहेगा कि सॉल्यूशन इज डेसी नॉर्मल, सॉल्यूशन इज डेसी नॉर्मल, सॉल्यूशन इज डेसी नॉर्मल, तो जब सॉल्यूशन आपका डेसी नॉर्मल है तो उस केस में आप क्या लेंगे, n/10, मतलब नॉर्मिटी कितना लेंगे आप, 1/10 लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? आपको दिया हुआ रहेगा कि दिस सॉल्यूशन इज सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, बाय नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, तो वहाँ पर n का वैल्यू यही लेना आपको। एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये हमने आपको समझा दिया कि अगर सॉल्यूशन आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए एक और हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्लियर है? चलिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलिटी एंड, सॉरी डिफरेंस कराओ, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो बताओ प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी मतलब क्या होता है? आप बताइए हमें, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेंगे, ये लीटर में लेंगे। क्लियर हो रहा है? चलो अब यहाँ पे ले लो, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, किसका मोल, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में लेते हैं हम लोग, लीटर में लेते हैं। पता होना चाहिए आपको, ये तो मोलरिटी हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब आप एक बात देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी कर दूँ, क्या कर दूँ, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। नॉर्मलिटी का इक्वेशन क्या है बताओ, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्योंकि नॉर्मलिटी ऊपर है तो ऊपर वाला वैल्यू लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसका ग्राम इक्विवेलेंट, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मोलरिटी का क्या बच गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एम आर राइट? बताओ, क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये लगता होगा कट हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन दूसरे ये कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है बच्चे, ये सॉरी बीच में डिवाइड कर दिया, अब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी का क्या बन गया हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब आइए इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं गिवन मास। बताइए, गिवन मास मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी तो जस्ट पढ़ाया मैं आपको, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड। मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहाँ पर मोलरिटी को इससे लिखते हैं ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर मोलरिटी को हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, मैं इस पूरा कलर चेंज करता हूँ, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए, और ये मैंने इसको ब्लू से कर दिया, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी मैंने ब्लू से कर दिया। मतलब रेड वाला रेड का है और ब्लैक वाला ब्लैक वाला है। ध्यान से देखिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, गिवन मास। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी में क्या, अब तो ये बच गया ना, नंबर ऑफ मोल्स बच गया ना यहाँ पर, तो मोल्स कैसे लिखेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। अरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात? ये मोलरिटी में क्या बच गया, यही तो बच गया हमारा इक्वेशन, यही बच गया ना। तो ये जो बचा तो नीचे में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास।
नॉर्मलिटी केस में क्या बच गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या होगा गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। एकदम सही है, एकदम सही है, बोलो सही जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या होगा आपका, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आपका गिवन मास है वो कैंसिल हो जाएगा, ये गिवन मास से गिवन मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ध्यान दीजिए क्या बचेगा, जस्ट अ मोमेंट, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी इक्वल टू क्या बचेगा, तो नॉर्मलिटी का क्या बच गया हमारे पास, ये जो मोलर मास है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा जल्दी बताएं, ये बचेगा मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, बचेगा कि नहीं बचेगा जल्दी बताओ, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। क्लियर है यहाँ पर, बताओ अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है जल्दी बताओ। अब फिर आगे स्टेप में मूव करते हैं, तो नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास। अच्छा बताइए, ये जो हमारा इक्विवेलेंट मास है, ये जो ये इधर देखो इक्विवेलेंट मास है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, मोलर मास बाई क्या लिखते हो, एन फैक्टर। आपको तो मैं बता चुका हूँ ये सब बातें, तो बताइए यहाँ से फिर से क्या होगा, मोलर मास और ये मोलर मास, ब्लैक से कट करता हूँ मैं, मोलर मास और ये मोलर मास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एम आई राइट। तो बताओ क्या बचेगा, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी इक्वल टू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी इक्वल टू एन फैक्टर। तो बताइए नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर हो गया। एन फैक्टर क्या है बच्चे, एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर वही है, याद है तुमको, एसिडिटी। एक सेकेंड अच्छे से मैं मेंशन कर देता हूँ, एन फैक्टर क्या है, ये मे बी एसिडिटी है एस बेस के केस में, या फिर क्या हो सकता है हमारा बेसिसिटी हो सकता है, किसके केस में, बेसिसिटी, किसके केस में, एसिड के केस में, या फिर क्या हो सकता है चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड कैटायंस एंड चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ। ये तो हमारा एन फैक्टर है, उसी को मैंने एन फैक्टर लिखा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सिखाता हूँ एकदम ट्रिक, क्या होता है जैसे आपने पढ़ा होगा ना नमन, क्या पढ़ते हो, नमन पढ़ते हो ना, नमन। बताओ एन से क्या होगा, नॉर्मलिटी, एन से हो गया नॉर्मलिटी, एम से हो गया मोलरिटी, और एन से हो गया एन फैक्टर। समझ में आ रही मेरी बात। तो नमन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसको ड्राइव करने के लिए सीख लेना, कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग। एक बार डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, सिंपल सा है। चलिए मैं आपको कितना देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। क्या लिखा हमने, ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी करेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर आ गया और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट करने अभी सिखाया मैंने आपको, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये टोटल डिवाइड आ गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो गिवन मास और गिवन मास यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कि क्या, सिर्फ अब ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चे, और इक्विवेलेंट मास नीचे आ जाएगा। तो मैथमेटिकल टर्म है, हमने इसको कर लिया। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास से मोलर मास कैंसिल आ गया, एकदम शॉर्ट फॉर्म। देखो इतना 3-4 स्टेप में खत्म हो गया। तो याद रहना चाहिए आपको, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड मोलरिटी ऑफ a solution which is binormal, कर सकते हो, बायनॉर्मल दे दो, सेंटी नॉर्मल दे दो, डेसी नॉर्मल दे दो, कुछ भी दे दो। तो चलो तुमको हम क्या देते हैं यहाँ पर, डेसी नॉर्मल दे देते हैं, डेसी नॉर्मल। वो सॉल्यूशन क्या हमारा, डेसी नॉर्मल है। अब बताइए आपको क्या करना है यहाँ पर, जल्दी बताओ। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है,
आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी। और किसका, एक सेकंड यहाँ पर इक्वेशन देना मैं भूल गया, विच इज, एक सेकंड प्यारे बच्चों, फाइंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ, एक सेकंड, ऑफ अ NaOH aqueous solution which is decinormal, which is decinormal in nature। वो कैसा नेचर का है, वो डेसिनॉर्मल इन नेचर। मैं खुद का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बना के। ओके चलिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बताओ। यहाँ पर आपको मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है आपको, मोलरिटी निकालना है। अच्छा अब मोलरिटी आपको क्या दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डेसी नॉर्मल है। तो डेसी नॉर्मल के केस में सॉल्यूशन क्या है आपके पास, डेसी नॉर्मल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इज डेसी नॉर्मल। जो सॉल्यूशन है वो आपका डेसी नॉर्मल है। तो बताइए यहाँ पर n का वैल्यू कितना लेंगे, 1/10 लेंगे। n का वैल्यू कितना लेंगे, 1/10। वेरी गुड। अच्छा अब आपको पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है ना बच्चे, n फैक्टर होता है। एक सेकेंड क्या लिख रहा हूँ मैं, मोलरिटी क्या होता है हमारे, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। वेरी गुड। तो बताइए अब बात आती है सर n फैक्टर कैसे निकाले। अरे मेरे प्यारे बच्चों NaOH है जिसका तो n फैक्टर आपको पता है कितना होगा, कितना OH रिलीज करता है ये, 1। एक ही OH रिलीज करेगा ना ये। तो बताइए जब 1 OH रिलीज करेगा तो n फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो बताइए नॉर्मलिटी कितना है, 1/10 इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1। तो यहाँ से आपका मोलरिटी कितना आ गया, 1/10 आ गया। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है। मोलरिटी n फैक्टर हमने निकाल लिया, यहाँ से 1 आ गया तो मोलरिटी इंटू 1, और नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1/10। मोलरिटी तो आपको कैलकुलेट करना ही है, और n फैक्टर कितना हो गया, 1 आ गया। n फैक्टर मतलब कितना OH रिलीज कर रहा है, तो एक OH रिलीज कर रहा है। तो हमने बैठा दिया यहाँ पर, मोलरिटी भी कितना हो जाएगा, 1/10, और नॉर्मलिटी भी कितना हो जाएगा उसका, 1/10। जब n फैक्टर कितना हो जाए, 1 आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट्स, कर लेंगे इस तरह से, आपको वैल्यू पुट करना है और बना लेना। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको नॉर्मलिटी का सारा कंसेप्ट बता दिया यहाँ पर, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पढ़ना है नॉर्मलिटी से। और यहाँ तक जब आप कवर कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें आप लोग, बेस्ट ऑफ लक।